बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ये कोट्स आप लोगों ने सुना होगा। अब्राहम लिंकन के द्वारा ये डिफाइन किया गया था लोकतंत्र को। लोकतंत्र को परिभाषित किया गया था बाय द पीपल, जनता के द्वारा, फॉर द पीपल, जनता के लिए, ऑफ द पीपल, जनता के द्वारा बनाया गया जो तंत्र है वो लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन लोकतंत्र की बुनियादी, उसकी ढांचा, उसके स्ट्रक्चर लोकतंत्र बनाने वाले लोगों के द्वारा ही अगर कमजोर कर दिया जाए तो लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्त के बराबर माना जाता है। लोकतंत्र होने के बावजूद भी लोकतंत्र को ना माना जाता है। ऐसे ही आर्टिकल लिखा गया है आज के द हिंदू के 22 दिसंबर 2022 में जगदीप एस चौकर के द्वारा। जगदीश एक चौकर जो है को फाउंडर है आपका वॉचडॉग एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का। उन्होंने लोकतंत्र के अर्थात फाउंडेशंस के, या आप कह सकते हैं लोकतंत्र बनाने वाले या संरक्षित करने वाले या प्रिजर्व करने वाले संस्थान इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा है कि हमारे देश का इलेक्शन कमीशन कैसी होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार, तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बेंचमार्क फॉर इलेक्शंस कमीशन अपॉइंटमेंट्स, ये आज का टॉपिक है द हिंदू का, जो इलेक्शन कमीशन से संबंधित चीजों पर बात करती है। तो आज चर्चा करेंगे कि हमारी लोकतंत्र की बुनियादी ढांचा कैसी होनी चाहिए। हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर हमारा इलेक्शन कमीशन कैसा होना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमीशन कैसा होना चाहिए, हमारे संविधान के निर्माता ने किस प्रकार के ख्वाब या संविधान में किस तरीके से मेंशन किया था और आज इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किस प्रकार से हो रहा है, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का कहानी। फर्स्ट शुरू करते हैं इनके द्वारा लिखी हुई कहानी की बात करते हैं। सबसे पहले प्रसंग है, अगर यहां पर देखेंगे समझेंगे कि बेंचमार्क फॉर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट, इलेक्शन कमीशन का चुनाव का एक बेंच मार्क होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के चुनाव का एक तरीके से एक मार्क होना चाहिए, एक पहचान होना चाहिए। कैसे होना चाहिए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो संविधान, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान और उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का जो तरीका है, आज के तौर पर मानो ऐसा लगता है कि इलेक्शंस मानो कि एक रिचुअलिस्टिक और एक मैकेनिस्टिक सिर्फ तरीका बच गया है। जिस प्रकार से पूजा करना हमारा एक रिचुअल धर्म सा हो गया है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन मात्र एक तरीके की एक सिस्टम, एक मैकेनाइज अर्थात एक तांत्रिक या यांत्रिकी सिस्टम के तौर पर काम कर रही है। जैसा ढांचा बना दिया गया है उसी ढांचा को फुलफिल कर रही है, जैसे कि परंपराओं से चीजें चली आ रही है। तो उन्होंने कहा कि द रीजन बिहाइंड दिस सेटिंग अप, जिस तरीके से इस ढांचा को तैयार किया गया है उसके कई कारण हैं। उसमें सबसे पहले भारत की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फंक्शन है, उस फंक्शन पर उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की है राइटर महोदय ने। सबसे पहले उन्होंने कहा कि दिस हैज कम इनटू अ पब्लिक डिस्कोर्स, ये मुद्दा और ये मामला तब जब आ गया जब इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से संबंधित मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में आ जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में, सुप्रीम कोर्ट की जब हियरिंग के दौरान जो अपॉइंटमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमीशंस हैं वो पब्लिक डिस्कोर्सर में जब आ जाता है तो बहुत सारी चीजें पर प्रश्न चिन्ह लग जाती है। वाइल बहुत सारी ऐसी जो रिलेटेड जरी समस्याएं जो थी इलेक्शन कमीशन की वो डिस्क्लोज हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के दौरान में डिस्कस किए जाते हैं और उसको बहुत ही गहराई के साथ उसको देखा जाता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसमें ऐसा क्या चल रहा है। क्या सच में लोकतंत्र की जो अस्मिता है, जो लोकतंत्र की जो फाउंडेशन है, सच में वो मजबूत है या किसी के द्वारा उसे हिलाया गया हो। तो जैसा इलेक्शन कमीशन की जो ढांचा है, इलेक्शन कमीशन का मेन मकसद क्या था, हमारे देश की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फाउंडेशन है, जिसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसे लोकतंत्र कहते हैं, उस लोकतंत्र के को प्रिजर्व करने की जिम्मेवारी दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकतंत्र के संरक्षक के तौर पर उसे बनाया गया था हमारे संविधान के अंदर में। लेकिन अगर संरक्षक ही भक्षक की तरह अगर बिहेव करेगा तो शायद लोकतंत्र खतरे में हो सकता है। ये मैं नहीं, ये राइटर के द्वारा ये चीजें बात की गई है कि while the many issues related with the election commission have been discussed in the court hearing and outside a deeper look
at the election commission may be useful given its a role to preservation of democracy in the country। लेकिन यहां पर चीजें कुछ बदलती हुई दिख रही थी। अब बात करते हैं, यहां पर इन्होंने कुछ संदर्भ को और भी डिस्कस किया है। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो कार्य है, संविधान की जो फंक्शन है, उससे संबंधित बात किया है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का संविधान में क्या स्थान दिया गया है और क्या है, उसके बारे में चर्चा की बात की गई। आर्टिकल 324, आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित चीजों पर बात करता है। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 324 है वो बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फाउंडेशंस का, वो बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्रिएशन की बात करता है 324 के अंदर में। अब सबसे पहले आपके संविधान की वर्किंग से संबंधित चीजों को आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो याद करने की जरूरत है कि जब हमारा संविधान सभा बनकर तैयार हुआ, जब संविधान सभा ने संविधान को बनाकर तैयार किया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें इसके अंदर में, द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने दो सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य संविधान के बारे में दिया था। वो सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो उन्होंने कहा था फाइनल स्पीच के दौरान में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब फाइनल स्पीच था, उस वक्त जब संविधान बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान को जब अडॉप्ट किया गया था, उसी फाइनल स्पीच के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर ने दो बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर बात उन्होंने किया था, जिसको इसके अंदर में आपको मेंशन किया गया। उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के एडॉप्ट होने के एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हाउ एवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इट्स श्योर टू टर्न आउट टू बैड, चाहे संविधान कितना भी बेहतर क्यों ना हो, संविधान कितना भी बढ़िया क्यों नहीं हो, वो खराब बन सकता है अगर संविधान को संचालित करने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो देश को चलाने वाले लोग उस संविधान को गलत तरीके से जब अप्लाई करते हैं, गलत तरीके से जब उसको अप्लाई करते हैं, तो अच्छा से अच्छा संविधान जो है खराब संविधान में तब्दील हो जाता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उन्होंने 25 नवंबर 1949 को यह बात अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सभा में फाइनल स्पीच के दौरान में उन्होंने कहा कि गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इट्स श्योर टू टर्न आउट टू बैड बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड अ वर्क इट हैपन टू बी अ बैड अ लॉट। संविधान चाहे कितना भी बेहतर हो, अच्छी बात है, अक्सर कहा गया कि गाड़ियां कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप गलत तरीके से उसको चलाते हो, संचालित करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो खराब हो जाता है। तो हमने संविधान तो बनाकर दे दिया आपको, लेकिन अगर संविधान में जो दिए हुए तथ्यों को अगर गलत तरीके से इंटरप्रेट करके अगर आप उसको संचालित करेंगे, तो संविधान को खराब बनते हुए देरी नहीं होगा, है ना। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन होली अपॉन टू नेचर ऑफ संविधान। यह कहता है कि संविधान का जो संचालन है, जो संविधान की जो किए गए प्रयोग, ये कभी निर्भर नहीं करता है संविधान के प्रकृति पर, उसके नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि संविधान का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। उसके दूसरे दिन 26 नवंबर 1949 को वहां पर इनकोजिंग के दौरान में डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने यही बात को यह भी कहा था कि वॉट एवर कॉन्स्टिट्यूशन मे और मे नॉट प्रोवाइडेड, संविधान में क्या चीज दिया गया, क्या चीज नहीं दिया गया है, इस बात से मतलब नहीं रखता है। मतलब रखता है कि द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, जो देश का जन कल्याण है ना, डिपेंड्स ऑन द वे विच द कंट्री इज एडमिनिस्ट्रेटिव। संविधान में क्या चीज लिखा गया है, क्या चीज नहीं लिखा गया, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि देश में जो जन कल्याण है, देश में जो जन कल्याण की बात है, वो डिपेंड करता है कि कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करने वाले, संचालित करने वाले, है ना, उसको प्रशासनित करने वाले व्यक्ति किस प्रकार के हैं। तो प्रशासक अगर भक्षक होगा तो संविधान चाहे कितना भी बेहतर हो,
वो उसका सही उपयोग नहीं हो सकता है। ऐसा ये सब कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में, कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर के संदर्भ में, उसके अपॉइंटमेंट के संदर्भ में बात की जा रही है ना। सो दैट्स विल डिपेंड अपॉन द मेन हु एडमिनिस्ट्रेट, ये बातें निर्भर करता है उस एडमिनिस्ट्रेटर पर, ये बातें निर्भर करता है संविधान को प्रयोग करने वाले उस एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे प्रशासक, चाहे प्रशासक पर, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो आपका लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटर हो, जो भी हो उसके बाद। तो इन सभी चीजों के बारे में उन लोगों ने काफी बात किया है। सो इफ दे आर लैकिंग दिस, अगर इसमें समस्या है संविधान में, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी हेल्ड द कंट्री। अगर इस प्रकार की विचारधारा है तो चाहे संविधान इस देश को कभी मदद नहीं कर सकता है। आफ्टर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ मशीन इज अ लाइफलेस थिंग। कॉन्स्टिट्यूशन उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जीवन विहीन मशीन होता है, जीवन विहीन यंत्र होता है, उसी प्रकार से हमारा संविधान है कि सब कुछ लिखा हुआ है। अब वो तो ये बातें करता है, लेकिन फॉलो करना, एडमिनिस्ट्रेट करना वो पब्लिक के डोमेन में है, एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में है वो, है ना। तो ये चीजें उसमें कही गई है। अब बात करते हैं कि चलिए उन लोगों ने इस तरीके के वक्तव्य दिया और बताया। सो इट एक्वायर लाइफ बिकॉज द मैन हु कंट्रोल। सो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन। सो इफ वी टेक अबव मेंशन्स व्यू टू, अगर इन दोनों के पॉइंट को अगर कंसीडर किया जाए तो एज ए गाइडेंस के तौर पर हम बात कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में भी बात कर सकते हैं कि अगर इन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र के जड़ को मजबूत करना है, तो लोकतंत्र के जड़ को अगर मजबूत करना है तो उसमें प्रॉपर तरीके से वाटर और उसको फ्लोरिश करना होगा, उसको बेहतर तरीके से, मतलब और जो लोकतंत्र के चलाने वाले लोग जो है उनको बेहतर करना होगा, है ना। इन सभी चीजों की बात उन्हें, तो ये सारे आर्गुमेंट, सारे प्रपोजल, ये सब कुछ कोर्ट में बात किया गया। और ऑब्वियसली जो है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है अपॉइंटमेंट्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन का, उसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। इफ वी वांट टू इलेक्शन कमीशन टू मैच टू क्वालिटीज एंड अ स्टेट बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर, अगर डॉक्टर अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में बात करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके से संबंधित चीजों में बदलाव करने की आवश्यकता है, ऐसा राइटर इस बात से कह रहे हैं, है ना। तो यहीं पर आता है इलेक्शन कमीशन और ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस एक्ट 1991 हैज बीन टू ऑपरेशनलाइज्ड सो फार हियर, है ना। सुनाओ, उन्होंने और भी चीजें इस पर कहा है। अब बात करते हैं कि ठीक है, ये चीजें तो हुआ। अब एलिवेशंस ऑफ इलेक्शन कमीशन टू सी की बात की गई है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन की बात यहां पर कही गई कि सबसे बड़ी कमजोरी जो है ना इस सिस्टम की, सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन प्रपोज सो फार दैट टू और परपेचुएट to bureaucrate to election commission which is no hinted to constitution anywhere। सबसे बड़ी बात यहां पर कही गई है, सबसे कमजोरी सिस्टम अपॉइंटमेंट की बात की कि अपॉइंटमेंट कैसा होना चाहिए। तो दो विजिबल मैनिफेस्टेशंस की बात किया गया, जिसको आप इलेक्शन कमीशन टू चीफ इलेक्शन कमीशन कहते हैं, कि दो सबसे प्रमुख है कि इलेक्शन कमीशन से लेकर चीफ इलेक्शन कमीशन का जो सफर है उसके बारे में बात किया गया है, उसके टेन्योर के बारे में बात किया है चीफ इलेक्शन कमीशन के और इलेक्शन कमीशन के, साथ साथ में उसके एलिवेशन में क्लियर बातें कही गई है। प्रिंसिपल प्राइमस इंटरफेयर, ये शब्द जो है समान लोगों में सबसे प्रमुख, इसका मतलब होता है प्राइमस इंटर पेरिस का मतलब समान लोगों में प्रमुख, मतलब 5 लोग इक्वल है, उसमें सबसे प्रमुख कौन है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन भी कुछ ऐसा ही होता है कि 2 सदस्य होते हैं, तीनों बराबर होते हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है ना। तो वहां पर एक मोनोपोलाइजेशन ऑफ द पोजीशंस देखने को मिलता है उसके अंदर में, है ना। सो हाउ डू वी फाइंड, अब सवाल यहां पर है कि इसको कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर के एक्सपेक्टेशन के अनुसार से ऐसे व्यक्ति को कैसे प्राप्त करें, कैसे ढूंढे कि वो व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है, भारत के लोकतंत्र की अस्मिता और उसके जो प्रिजर्व प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वी नीड टू गो आउटसाइड टू एग्जिस्टिंग, जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है उस फ्रेमवर्क से थोड़ा अलग हटना होगा, अलग तरीके से सोचना होगा। हमें मार्जिनल इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, इतना काफी नहीं होगा मार्जिन, हमें बोल्ड एक्शन की जरूरत है। बोल्ड एक्शन का मतलब जो यहां पर है, हमें बहुत सारी चीजों की बदलाव की आवश्यकता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस आज प्रपोज किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के, तो उन्होंने सजेशन दिया कि जो एग्जिस्टिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में कमिटी बनाई जाती है उसको इलेक्शन कमीशन को चुनने के लिए, जो न्यू कमिटी है
New committee formed for this purpose should be proposed to qualifications and requirement of the person be appointment of Election Commission of India और Chief Election Commission of India। तो बोला कि भाई जो पहले घिसा पिटा हुआ जो सिस्टम बनाया गया उससे थोड़ा अलग सोचना होगा। तो वो उन्होंने क्या किया कि अपना सजेशन दिया। जैसे उन्होंने कहा कि प्रपोजल जो कमिटी का जो एक कमिटी बनाना जाना चाहिए। अब कमिटी क्या करेगा कि प्रपोज करेगा, लिस्ट प्रपोज करेगा, फलाना फलाना व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा उनको। तो एक प्रपोजल होगा। अब उस प्रपोजल को आपको कंसीडर किए जाएंगे और कंसीडर करने के बाद अगर ये अप्रूव्ड किया जाता है तो इनको अप्रूव करने के लिए मुझे लगता है उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट मेंबर जो हैं उसके 2/3 वोटिंग से पास होना चाहिए। आपने कमिटी बनाई, कमिटी ने कुछ लोगों का नाम दिया और उस नाम को प्रपोजल को फाइनली जो है अप्रूव्ड किया जाएगा, लेकिन अप्रूव्ड कमिटी के द्वारा नहीं होना चाहिए, अप्रूव्ड परमानेंट पार्लियामेंट और उसके वोटिंग के द्वारा होना चाहिए। पार्लियामेंट के 2/3 सदस्य जो है उसको अप्रूव्ड करे और फाइनली अप्रूव्ड होने के बाद वंस क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट हैव बीन जब अप्रूव्ड हो जाएगा पार्लियामेंट से तो सेम कमिटी को चाहिए कि उनके अंदर में उनके टास्क ऑफ द सर्चिंग किया जाए, उसको इंडिविजुअली उनको प्रपोज भेजा जाए अपॉइंटमेंट के लिए कि हम आपको चाहते हैं कि भारत की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम आपको नियुक्त करना चाहते हैं हम लोग, है ना। तब फाइनली कमिटी को चाहिए कि उन लोगों के नॉमिनेशन जो हुआ है जिनको पार्लियामेंट ने अप्रूव्ड किया है उनके एप्लीकेशन इंडिविजुअल व्यक्ति को उनसे पूछना चाहिए कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है उनके लिए। ये फाइनली तब जाकर उसका उनको अप्रूवमेंट उनको ये मिलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ये सारा प्रोसेस जब हो जाए तब फाइनली उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाना चाहिए। सो वंस पार्लियामेंट अप्रूव द रिकमेंडेशन, जब पार्लियामेंट ने सारे रिकमेंडेशंस को अप्रूव किया, दे शुड सेंड टू प्रेसिडेंट, तब आप प्रेसिडेंट को भेजिए और फाइनल तब प्रेसिडेंट उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है या चीफ इलेक्शन कमीशन उनको अपॉइंट करे, उनको चुनो। तो इसमें यह भी कहा उन्होंने कि अपॉइंटमेंट के बाद वैसे व्यक्ति को उस पोजीशन पर 6 साल तक के लिए रहने की इजाजत दी जानी चाहिए, 75 ईयर तक, विच इज एवर टू अर्लियर। 75 ईयर से पहले भी हो सकता है लेकिन 75 ईयर तक उनका मैक्सिमम एज होना चाहिए 6 साल का। साथ साथ में यह भी होना चाहिए कि पर्सन अबव एज ऑफ 69 शुड नॉट बी अपॉइंटेड। 75 साल से ऊपर 69 ईयर से ऊपर वाले व्यक्ति को चुनने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए थे। ऑब्वियसली अबव विल बी सीन टू वेरी, है ना। तो ये सारा प्रोसेस अगर फॉलो होता है तभी एक बेहतर चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुने जा सकता है, तभी हमारे देश का लोकतंत्र प्रिजर्व रह सकता है। अन्यथा गाथाएं और परंपरा से जो चली हुई आ रही जो संविधान में जो मेंशन चीजें हैं वो शायद आज के दौर के लिए लोकतंत्र को प्रिजर्व रखने में असक्षम होगा। तो ये बातें इनके द्वारा किया गया है। तो ये था आज का आर्टिकल द हिंदू का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए इस चैनल पर।